10A और B वाले देखेंगे सोशल साइंस में। नागरिक शास्त्र आपका चल रहा है चौथा चैप्टर, जाति धर्म और लैंगिक मसले। अभी इससे पहले आपको राजनीति में सांप्रदायिकता बताया गया। अब इस वीडियो में आपको जो है धर्मनिरपेक्ष शासन के विषय में बताया जा रहा है। हेडिंग डालेंगे धर्मनिरपेक्ष शासन। उसमें आप देखिए, भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत जैसे लोकतंत्र के लिए सांप्रदायिकता एक बड़ी चुनौती रही है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसमें जो है सभी धर्मों के लोग, सभी संप्रदायों के लोग, सभी जातियों के लोग निवास करते हैं। भारत जैसे विशाल देश में लोकतंत्र के लिए सांप्रदायिकता एक बड़ी चुनौती रही है, क्योंकि हमेशा एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास करते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझकर धर्मनिरपेक्ष प्रारूप मॉडल को अपनाया। धर्म की दृष्टि से भारत अनोखा राष्ट्र है। भारत का कोई राज्य धर्म नहीं है। इसे धर्म की दृष्टि से भारत एक अनोखा राष्ट्र है। भारत देश के जितने भी राज्य हैं उनका कोई एक धर्म नहीं है। जबकि श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम और इंग्लैंड में ईसाई धर्म को विशिष्ट स्थान प्राप्त है। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को और समुदायों को अपने धर्म पालन और प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता देता है। कहने का मतलब इस देश के जितने भी नागरिक हैं किसी भी धर्म को अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं, किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए स्वतंत्र हैं, किसी पर कोई रोक टोक नहीं है। संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी भी प्रकार के भेदभाव को असंवैधानिक मानता है। जैसे हमारा संविधान जो है धर्म के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव को असंवैधानिक मानता है। अगर ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित रखने हेतु संविधान ने सरकार को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार भी दिया है। जैसे धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए संविधान ने सरकार को धर्म के आधार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का आधार भी दिया है। जैसे किसी को भी छुआछूत करने की अनुमति नहीं है। कहने का मतलब है किसी को भी छुआछूत करने की अनुमति नहीं है। वस्तुतः धर्मनिरपेक्षता एक दल या कुछ व्यक्तियों की विचारधारा न होकर भारतीय संविधान की नींव है। इन सब बिंदुओं से स्पष्ट होता है कि धर्मनिरपेक्षता एक दल या कुछ व्यक्तियों की विचारधारा न होकर भारतीय संविधान की नींव है। सांप्रदायिकता राष्ट्रीय अखंडता के लिए एक बड़ा खतरा है, जिसे समाप्त करने हेतु धर्मनिरपेक्षता के साथ साथ दैनिक जीवन में आने वाले धार्मिक पूर्वाग्रह व धर्म से संबंधित कुंठित मानसिकता से छुटकारा पाना होगा। जैसे धार्मिक सांप्रदायिकता राष्ट्रीय अखंडता के लिए एक बड़ा खतरा है। यह कहीं भी विद्यमान नहीं होना चाहिए। इसे समाप्त करने के लिए धर्मनिरपेक्षता के साथ साथ दैनिक जीवन में आने वाले धार्मिक पूर्वाग्रह व धर्म से संबंधित जैसे जो कुंठित मानसिकता है, छोटे हैं, बड़े हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, इससे छुटकारा पाना होगा। अगली हेडिंग है जाति और राजनीति। जाति और राजनीति के मेल से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के परिणाम निकलते हैं। जैसे जाति और राजनीति के मेल से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के परिणाम निकलते हैं। अब दोनों प्रकार के परिणाम इसमें एक आपका है जातिगत असमानताएं। हेडिंग डालेंगे विश्व में लिंग व धर्म पर आधारित विभाजन पाया जाता है, किंतु भारत में जाति पर आधारित विभाजन पाया जाता है। कुछ असमानताएं सभी समाजों में पाई जाती हैं। कहने का मतलब है विश्व में लिंग व धर्म पर आधारित विभाजन पाया जाता है, भारत में भी जाति पर आधारित विभाजन पाया जाता है। कुछ असमानताएं सभी समाजों में पाई जाती हैं तथा एक न एक प्रकार का श्रम विभाजन भी अवश्य विद्यमान रहता है। कहने का मतलब है जो भी असमानताएं होती हैं, छोटे लोग, बड़े लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब असमानताएं सभी समाज के सभी वर्गों में पाई जाती हैं तथा ये एक न होकर के श्रम विभाजन की तथा एक न एक प्रकार का श्रम विभाजन भी अवश्य विद्यमान रहता है। पीढ़ी दर पीढ़ी पेशा हस्तांतरित होता है, लेकिन जातिवाद इसका एक अस्थायी व अतिवादी रूप है।
पेशे से वंशानुगत विभाजन को रीति रिवाजों की मान्यता प्राप्त है। एक जात समूह के लोग एक पेशे में होने के साथ साथ एक समुदाय के भी भरे होते हैं। ये आपस में ही विवाह व खान पान रखते हैं। ये अन्य जात में शादी नहीं करते हैं और न ही महत्वपूर्ण पारिवारिक व सामुदायिक आयोजनों में उनके साथ बैठकर खाना खाते हैं। वर्ण व्यवस्था अन्य जात समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। जैसे जो वर्ण व्यवस्था है यह अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपनों से अलग मानने पर आधारित है। कहने का मतलब है क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, ये सब की व्यवस्था समाज में नहीं होनी चाहिए। कुछ जातियों के साथ छुआछूत का व्यवहार भी किया जाता है। इसी छुआछूत को समाज से दूर करने हेतु ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, पेरियार रामास्वामी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहुत अधिक प्रयत्न किए। अब प्रश्न आपका निकल करके यहाँ आता है, वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो वर्ण व्यवस्था देखिए, यह जाति समूहों का एक पदानुक्रम है जिसमें एक जात के लोग प्रत्येक स्थिति में सामाजिक श्रेणी में सबसे ऊपर रहते हैं। किसी अन्य जात के लोग क्रमागत रूप में उनसे नीचे रहते हैं। इसी व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। अब यहीं एक आपका प्रश्न बन रहा है, मुझे अपनी जात की परवाह नहीं रहती, हम पाठ्य पुस्तक में इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्या हम जात पर चर्चा करके जातिवाद को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? तो उसका आंसर देख लीजिए। भारत का समाज धर्म और जात पर आधारित होता है। इनसे संबंधित भेदभाव को दूर करने के लिए तथा जातिवाद को समाप्त करने के लिए इस पर चर्चा की गई है, न कि जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए। अगली हेडिंग इसी के अंतर्गत आपकी है राजनीति में जातिवाद। राजनीति में जाति, जैसे सांप्रदायिकता ही की भांति जातिवाद भी जात को सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार मानता है। एक जात के लोग जैसे हित वाले लोगों के समुदाय का निर्माण करते हैं, इस समुदाय का दूसरी जात के लोगों के हितों से कोई मतलब नहीं होता। कहने का मतलब है एक जात के लोग, एक धर्म के लोग, एक संप्रदाय के लोग हैं तो उन्हीं को बढ़ावा देते हैं। दूसरे जात, दूसरे धर्म, दूसरे संप्रदाय के लोगों को बढ़ावा नहीं देते हैं। इससे समाज में विघटन उत्पन्न होता है। राजनीतिक दल चुनाव के लिए उम्मीदवार चुनते समय चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं के जातियों के अनुसार ही टिकट वितरण करते हैं। जैसे किस जात में कौन सी संख्या ज़्यादा है उसी के आधार पर जैसे उम्मीदवार भी, राजनीतिक पार्टियां जो हैं उम्मीदवार भी अपना तय करती हैं। कुछ राजनीतिक दल या उम्मीदवार धार्मिक मुद्दों को उठाकर लोगों का समर्थन व सहानुभूति पाने का प्रयत्न करते हैं। कुछ उम्मीदवार ऐसे होते हैं धर्म के आधार पर धार्मिक मुद्दों को उठाते हैं और सहानुभूति प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं और सफल भी हो जाते हैं। कुछ राजनीतिक दलों को कुछ विशेष जातियों का हितैषी समझा जाता है। प्रत्येक जात के प्रत्येक व्यक्ति के पास वोट की शक्ति होती है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार ने सभी को समान स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसे में राजनीतिक दल राजनीतिक समर्थन पाने के लिए लोगों को गोलबंद करने हेतु सक्रिय हो जाते हैं।